रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे मुझे इतनी ताकत मिलती है कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो जो है प्रशासन भी जो है हमारी बात को सुनता है। इसलिए मैं जो है इस पार्टी से जुड़ा, और कहीं पे भी कोई मुद्दा होता है तो चंद्रशेखर भाई जो है हमारे फ़ोन के माध्यम से पीड़ित से बात करती हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, हमें आज़ाद समाज पार्टी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हमें देना चाहिए। इसीलिए मैं उनके साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर जो है भविष्य में मैं चलता रहूँगा उनके साथ। जितना मेरे पास समय होता है उतना समय मैं देता हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। कुछ वर्ष पहले हाथरस में मनीषा बाल्मीकि के साथ जो उत्पीड़न अत्याचार हुआ था, जब किसी भी समाज का व्यक्ति या उस समाज के व्यक्तियों में से जो भी हमारे नेतागण हैं, विधायक हैं या सांसद हैं या वर्तमान में उस समय मुख्यमंत्री थे, कोई भी उस बहन के लिए आगे बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा था, ना ही उसको न्याय दिलाने का काम कर रहा था, उस ऐसे बुरे वक्त में उस परिवार का साथ देने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे। उनके संघर्ष को देखते हुए मैं स्वयं आमिर उस्मानी, जो आज वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जिला महासचिव हूँ, उस समय मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। उनके इस कार्यकाल को, उनके संघर्ष को देखते हुए मैंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ज्वाइन की थी। देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है, दो भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जो कल तक एक थाली में खाते थे, आज उनको हिंदू मुस्लिम पे इस तरीके से लड़ाया जा रहा है कि आप कहीं पे भी जाएं तो लड़ाई हो जाती है। लोग ये नहीं पूछते हैं कि लड़ाई किस बात पे हुई, लोग ये पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। ऐसी सोच कहाँ से आई, ऐसी मानसिकता क्यों ख़राब की जा रही है? देश का माहौल अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले वक्त वो आएगा कि दो भाई आपस में लड़ करके मर जाएंगे और इसका फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठाएंगे जो इन दंगों को कराना चाहते हैं। ये गलत हो रहा है। चंद्रशेखर भाई जो है पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कहीं भी जो है मुस्लिम समाज की भी कोई घटना घटित होती है, कहीं पे भी होती है, तो जो है भाई तुरंत पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा दावा तो मैं इसलिए करूंगा कि नगीना से सबसे ज़्यादा मुस्लिम 6.5 लाख मुस्लिम हैं, कम से कम वहाँ से 4 लाख मुसलमानों ने उनको वोट दिया। तो मैं नहीं कहता कि अगर एक व्यक्ति गलत है तो सारा मुस्लिम समाज गलत नहीं हो सकता। देखिए, जय भीम और जय मीम आपने हर जगह सुना होगा। इन दोनों का जोड़ हमेशा शुरू से रहा है और ना ही किसी ने इसका विरोध किया। सिर्फ एक हाजी शकील थे जो कि बीजेपी के व्यक्ति हैं। हाजी शकील जी के द्वारा ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मंच से उतारने की बात कही गई थी। बाकी का किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का विरोध नहीं किया, क्योंकि आज इस दौर में, इस वक्त में अगर कोई मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहा है तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं। उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। मुस्लिम समाज ने पूरी बात सुनी उनकी, और आगे आपने पूरा देखा कि किस तरीके से किस व्यक्ति को वहाँ से उतारा गया। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें कि मुस्लिम समाज भाई के साथ नहीं है। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भाई के साथ है, पूरा बहुजन समाज भाई के साथ है। बस एक आवाज़ की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में हमने पिछली बार भी दिखाया था 11 सितंबर को, और फिर दोबारा दिखाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज साथ नहीं है। तन मन धन से मुस्लिम समाज साथ है। विक्टोरिया इंटर कॉलेज जो घटिया पर है, वहाँ पर जो स्कूल की जगह है, जो ग्राउंड है, उसमें पार्किंग बना दी गई है, लेकिन पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जब हमने आसपास की जनता से भी जानकारी ली तो वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को कि वहाँ पर बच्चे, आसपास के लोग गरीब ही हैं, गरीब पढ़ सकें। तो शिक्षा का स्थल है वो, तो वो शिक्षा के लिए प्रयोग में आए। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही आपने। जो है जैसे आपने बताया कि पार्किंग स्थल है, तो पहले तो यहाँ पे भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी की टीम पहले मुआयना करेगी कि क्या मुआयना है, क्या भाई क्यों यहाँ पे जो पार्किंग स्थल बनाया गया है, कौन वहाँ के प्रिंसिपल हैं, भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो है ज्ञापन रहेगा DM पर, फिर उस पर उनके द्वारा जो आदेशित करवाएंगे। जो है आपकी ताकत बनना है तो आपको भी हमारी ताकत बननी पड़ेगी। वोट के माध्यम से आप भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में जब मुख्यमंत्री बना देंगे तो आपको ठेले लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा ग्राउंड दे दिया जाएगा जहाँ पे कोई उत्पीड़न नहीं करेगा, आने वाले समय में कोई अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन होगा तभी तब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो पदाधिकारी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप लोग इस पार्टी से क्यों जुड़े और क्या कारण है कि जिस प्रकार से जो युवा अपने काम धंधे या परिवार के कार्यों में लगे रहते हैं, उसको छोड़कर आप एक तरह से देश सेवा या समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा? सबसे पहले ये बताइए कि आप आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से क्यों जुड़े? सबसे पहले
मैं अपना परिचय दूंगा। मैं भीम आर्मी के राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से आगरा जनपद से जिला महासचिव आमिर उस्मानी मेरा नाम है। और पार्टी से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले हाथरस में मनीषा बाल्मी के साथ जो उत्पीड़न अत्याचार हुआ था, जब किसी भी समाज का व्यक्ति या उस समाज के व्यक्तियों में से जो भी हमारे नेतागण हैं, विधायक हैं या सांसद हैं या वर्तमान में उस समय मुख्यमंत्री थे, कोई भी उस बहन के लिए आगे बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा था, ना ही उसको न्याय दिलाने का काम कर रहा था, उस ऐसे बुरे वक्त में उस परिवार का साथ देने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे। उनके संघर्ष को देखते हुए मैं स्वयं आमिर उस्मानी, जो आज वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जिला महासचिव हूँ, उस समय मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। उनके इस कार्यकाल को, उनके संघर्ष को देखते हुए मैंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ज्वाइन की थी। सर आप बताइए, आप क्यों जुड़े? मेरा नाम तोती आज़ाद बिरला है। मैं जो है वॉलंटियर जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा जुड़ना ये था कि 2016 में जो है भीम आर्मी संगठन बना। मुझे लगा कि कोई जो है बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है, वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो मुझे लगा कि उनका साथ देना चाहिए। फिर मैं एक बार भाई से मिला और उन्होंने मुझे बोला कि आप, जो मैं पहले टीचर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जॉब छोड़ दो और संगठन में काम करो। तो जब से मैं जो है प्रॉपर जो है संगठन में लगा रहा और मुझे ताकत मिलती है कि आज़ाद समाज पार्टी, जो मेरे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे मुझे इतनी ताकत मिलती है कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो जो है प्रशासन भी जो है हमारी बात को सुनता है। इसलिए मैं जो है इस पार्टी से जुड़ा, और कहीं पे भी कोई मुद्दा होता है तो चंद्रशेखर भाई जो है हमारे फ़ोन के माध्यम से पीड़ित से बात करती हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, हमें आज़ाद समाज पार्टी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हमें देना चाहिए। इसीलिए मैं उनके साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर जो है भविष्य में मैं चलता रहूँगा उनके साथ। जितना मेरे पास समय होता है उतना समय मैं देता हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। हमारी टीम जो है प्रॉपर कार्य करती है और जो है जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको साथ दिलाने का कार्य करती है। सर आप भी बताइए। मेरा नाम दीपू नागर है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ। मेरा भाई से, जो भाई बहुजन समाज के लिए बात करते हैं, जो बहुजन समाज को हक दिलाने की बात करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं भाई के लिए काम करूं। सर जिस प्रकार से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अन्य दलों से, जैसे समाजवादी पार्टी और अन्य दल हैं, उनसे जब गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने उनको साथ में नहीं लिया और उन्होंने अपने दम पर जिस प्रकार से जो नगीना सीट को जीत के आए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो जनता है उसका रुख किस प्रकार से आपकी पार्टी की तरफ, उसके बारे में देखिए, जो हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भाई ने किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगी थी। जब विधानसभा के चुनाव थे उस समय सपा से बात चल रही थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इतनी सीटों पे आपकी पार्टी को सीटें देने का काम करेंगे। लेकिन एन मूवमेंट पे आते आते जो उनकी विचारधारा रही, उन्होंने एन मूवमेंट पे मना कर दिया। कुछ सीटें देने का काम किया तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा नहीं, मैं इतनी सीटों पर नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे और जो तन मन धन से भीम आर्मी संगठन से कार्य कर रहे हैं मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारीगण, उनका क्या होगा। उन्होंने सभी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया। अखिलेश यादव सपा से जो गठबंधन की बात चल रही थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जब पार्टी की कोर कमेटी पार्टी ने कहा कि एक ही सीट से क्यों, तब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि एक ही सीट से इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि अन्य सीटों पर अगर लड़ेंगे तो जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनका कहना रहेगा कि हमने वोट काटने का काम किया बीएसपी का। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो चाहते तो अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ा सकते थे। उन्होंने सिर्फ अकेले निर्दयी, किसी का साथ न लेते हुए सिर्फ बिजनौर नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ा और इसमें किसी का भी साथ नहीं लिया। ये अफवाह है कि उन्होंने किसी पार्टी से साथ मांगा था, किसी से नहीं मांगा। सिर्फ विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात हुई थी और ये लोकसभा चुनाव में कोई बात नहीं हुई थी। आप कैसे देखते हैं कि जो नगीना सांसद सीट जो जीत के आए, उसके बाद में आपकी पार्टी के प्रति क्या रुख है जनता का? इसमें तो बताने वाली कोई दो राय नहीं है। जब नगीना से जो है चंद्रशेखर भाई ने चुनाव लड़ा तो सभी मुस्लिम वर्ग के लोगों का, बहुजन समाज का पूरा जो है वोट जो है चंद्रशेखर भाई को पड़ा। आपने देखा होगा कि 5.5 लाख वोटों से जीत हुई। तो ये कोई जीत किसी एक समाज की नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की जीत है। और उन्होंने जो है दिखा दिया कि एक गरीब का लड़का भी जो है आज जो है संसद में जो है समाज की आवाज़ को उठा रहा है। और इस तरीके से आप देखोगे कि अब जहाँ फिर भी चंद्रशेखर भाई ने कहा
कि मैं सांसद तो बन गया, लेकिन जो है मैं फिर भी समाज की समस्याओं को उठाता रहूँगा और मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर काम करूँगा। और लोगों के बीच में जा रहे हैं वो, आप कहीं भी देखो, दिल्ली या कहीं भी कोई भी घटना अब भी कोई घटित होती है, वो सांसद जरूर हैं, उस मुद्दे को जो है वो संसद में उठाते हैं। तो वो केवल सांसद नहीं, एक बेटा बनकर उठाते हैं, क्योंकि समाज के वो एक बेटे हैं और वो सबको, अपने समाज को अपना भाई मानते हैं। हमारा भी सम्मान करते हैं, सब जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का सम्मान करते हैं। और मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे, समय के आने पर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले परिचय। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस माध्यम से हमसे जुड़े। मेरा नाम आकाश त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। देखो, ताकत के साथ हर व्यक्ति जुड़ता है। उस समय हमें ज़रूरत थी अन्य लोगों की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़े। हमने ये देखा कि दलितों की आवाज़ या बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन उनके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आज़ाद हैं। बहुत सी पार्टियों से समर्थन भी लिया, लेकिन किसी ने नहीं दिया। हमने अपने बलबूते पर और हमारे समाज के लोगों के बलबूते पर हमने चुनाव लड़ा और जीता। और आज आप देखते होंगे संसद में सिर्फ एक ऐसा सांसद है जो पूरे समाज, बहुजन समाज, 6743 जातियों के लिए आवाज़ उठाने वाले हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मैंने संसद का जो दरवाज़ा था, जो गरीबों के लिए जो दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था, वो ताला मैं तोड़ चुका हूँ। तो आओ, सबका स्वागत है आज़ाद समाज पार्टी में। और आज एक भाई जब सांसद बने हैं हमारे, तो इतनी है, आगे जाकर और भी सांसद होंगे तो किस तरीके से हमारी पूरे भारत में आवाज़ उठेगी और बहुजन समाज का शासन होगा। सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटित हो रही हैं, जैसे कि आपने बहराइच का जो घटना घटित देखी, उसमें जो लोग धर्म की आड़ को लेकर जो दंगा फसाद करते हैं, और इस दंगे में जहाँ तक देखा गया है कि डीजे जो होता है, डीजे का महत्व, मतलब एक तरह से कारण रहा जो दंगा होता है। क्या आप कहना चाहेंगे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो उसमें डीजे साउंड का होना ज़रूरी है या नहीं? और दूसरा, जिस प्रकार से जो धर्म की आड़ में जो दंगे होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीबों, शोषितों पर, वंचितों पर किसी न किसी बहाने से जो उत्पीड़न किया जा रहा है, और उसमें सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख है? आप इस विषय पर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहराइच वाले मामले में जो दंगे हुए वो सभी को मालूम है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर अगर कोई झंडा लगा हुआ है तो दूसरे समुदाय के या किसी व्यक्ति को वो झंडा नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन अगर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने जोश में आके, अपने होशो-हवास खो के या किसी के कहनावे में आके अगर वो झंडा उतार दिया, तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर झगड़े में तो देखो किसी न किसी एक पक्ष का वो रहता है, किसी एक ने किया या दूसरे ने नहीं किया, तीसरे ने किया, लेकिन उसमें कानूनी व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी और पूरे कानूनी तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। और वो धीरे धीरे इतना विकराल ले लिया कि वहाँ के लोग वहाँ पर जात पात के नाम पर लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम होने लगा, लेकिन उसकी सही तरीके से जांच नहीं की गई। ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये तो एक बहराइच है, बाकी के आप पूरे देश में देखिए, हिंदू मुस्लिम हर जगह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर 2014 के बाद से पता नहीं किस तरीके की सोच की सरकार आई है। 2014 से पहले हम स्वयं कहें, हम खुद नहीं जानते थे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, लेकिन आज 5th क्लास के, 6th क्लास के, 3rd क्लास के बच्चे तक, जहाँ तक स्कूल में जाओ, ये तक जानते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ऐसी सोच पैदा करने वाले लोग कहाँ से आए? स्कूलों तक ऐसी मानसिकता पहुँच गई है। और आज जो हमारे क्लासमेट दोस्त भी थे, जो हम कभी किसी के साथ पढ़ा करते थे, आज उसके अंदर भी भेदभाव आ गया, जबकि हम एक टिफ़िन से खाने वाले लोग थे। ये 14 के बाद ही क्यों हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब उनके कहने पे तालियां बज सकती हैं, थालियां बज सकती हैं, तो ऐसे कानून भी लागू हो सकते हैं उनके कहने पर। जैसे कि ये हमारे बहुजन समाज के लिए SC ST एक्ट है। अगर जातिवाद को लेकर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक कमेटी बिठानी चाहिए। अगर एक को हम सही तरीके से सज़ा दे देंगे तो मेरा मानना ये है कि ये आगे
बात बढ़ेगी नहीं, लेकिन इसको तूल दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। दो भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जो कल तक एक थाली में खाते थे, आज उनको हिंदू मुस्लिम पे इस तरीके से लड़ाया जा रहा है कि आप कहीं पे भी जाएं तो लड़ाई हो जाती है। लोग ये नहीं पूछते हैं कि लड़ाई किस बात पे हुई, लोग ये पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। ऐसी सोच कहाँ से आई, ऐसी मानसिकता क्यों ख़राब की जा रही है? देश का माहौल अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले वक्त वो आएगा कि दो भाई आपस में लड़ करके मर जाएंगे, और इसका फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठाएंगे जो इन दंगों को कराना चाहते हैं। ये गलत हो रहा है। ये और सर जो मेन मुद्दा है इस जो जैसे दंगा होने का कारण, ज़्यादातर हमने डीजे को देखा है। जो डीजे होता है वो लाउडली बजाते हैं बहुत जोर से, और अश्लील गाने भी उसमें परोसे जाते हैं। इसको देखते हुए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ये तुरंत ही बंद होने चाहिए या ऐसे ही जारी रहने चाहिए? जो एक शासन प्रशासन और कानून के दौरान जो नियम बनाए गए हैं साउंड बजाने का, वो भी एक नियम है कि मतलब साधारण रूप से बजाएं आप, और शांतिपूर्वक अपने धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न करें। लेकिन जो साउंड आजकल ओवरलोड बज रहे हैं, उसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए या ऐसे ही जारी रहना चाहिए? देखिए, अभी कुछ वक्त एक मामला आया था, सरकार के द्वारा आदेश आए थे कि जो मुस्लिमों में अजान होती है उसके लाउड स्पीकर तेज़ हैं, तो मुस्लिम समाज ने अपना भलाई का परिचय देते हुए उनके तुरंत उन्होंने जहाँ 20-20, 50-50 तुरैयाँ लगी हुई थी, उन्होंने 2-2 कर ली कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माहौल शांति का माहौल बना रहे। तो जब उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो ये डीजे साउंड लेकर, चाहे वो हिंदू धर्म का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, कोई भी हो, जितनी ज़रूरत है उतना साउंड और उस वक्त के लिए। और जब हमें लग रहा है तादाद से ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहना चाहिए। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने देखा है सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर कोई मुस्लिम लोग निकाल रहे हैं तो मंदिर के आगे ज़्यादा आवाज़ बढ़ा देते हैं, हिंदू लोग निकाल रहे हैं तो मुस्लिम जैसे कि मस्जिद है, मदरसे हैं, वहाँ पे स्पीकर बढ़ा देते हैं, रोक देते हैं। तो ये झगड़ा करने के ही वो हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो भाई आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में दंगे कराना चाहते हैं, उनकी वजह से पूरे समाज पे फ़र्क पड़ता है। तो कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए, डीजे वगैरह पे रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लग रही है तो कम लाउडली स्पीकर, जितनी ज़रूरत है उतने साउंड की व्यवस्था करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बहराइच जैसे जो घटनाएं बढ़ती आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में? ये जो लोग हमारे जो पीड़ित समाज है, यानी कि हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे साथ ही घटनाएं क्यों होती हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम जो है गरीब तबके के हैं, लेकिन आज जो संविधान बना है उन्होंने जो है सर्व समाज को जो है बराबर सम्मान जीने का अधिकार दिया है। तो जो लोग परेशान करते हैं, यानी कि छोटे गरीब तबके के परिवारों को, और उनके साथ घटनाएं घटित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान सबको जीने का अधिकार देता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है आज उन लोगों को इतनी ताकत दी है कि जब कोई पीड़ित होता है तो चंद्रशेखर भाई को याद करता है, और चंद्रशेखर भाई उस पीड़ित की आवाज़ को जो है प्रशासन के सामने रखते हैं और उसको इंसाफ दिलाने का कार्य करते हैं। ये भारत देश है, यहाँ पर बाबा साहब का संविधान है, सबको अपने लोकतंत्र के हिसाब से जीने का अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने त्यौहार मनाने चाहिए, लेकिन नियम और कायदे और कानून से। अगर हम नियम का और कायदे का और कानून का सहारा नहीं लेंगे तो आगे जाकर कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होंगी। तो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं हमें नियम को भी फॉलो करना चाहिए। और ये कुछ असामाजिक तत्व लोग होते हैं जो झगड़े की जड़ होते हैं, राजनीतिक पार्टी कह लो, उसमें उसको मिला दिया, उसमें मिला दिया और झगड़ा कराया। तो हमें ये भी देख, अगर हम अपना त्यौहार मना रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और भाई कौन है, उसको देखते हुए और अपने नियम कायदे कानून से रहते हुए अपने अपने त्यौहार मनाने चाहिए। बाबा साहब का लोकतंत्र है, सबको सबका अधिकार है। सर जिस प्रकार से जो जंतर मंतर पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक सभा चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उसको देखते हुए एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर थोड़ा माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो कार्यशैली है उसको आगे बढ़ते देख, क्या इसमें किसी की साजिश है इसे बदनाम करने की, या इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जय भीम और जय मीम आपने हर जगह सुना होगा, इन दोनों का जोड़ हमेशा शुरू से रहा है, और ना ही किसी ने इसका विरोध किया। सिर्फ एक हाजी शकील थे जो कि बीजेपी के व्यक्ति हैं।
हाजी शकील जी के द्वारा ही भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मंच से उतारने की बात कही गई थी। बाकी का किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का विरोध नहीं किया, क्योंकि आज इस दौर में, इस वक्त में अगर कोई मुस्लिमों की आवाज़ उठा रहा है तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिजनौर नगीना लोकसभा से 1,51,000 इतनी बड़ी संख्या में जो भाई जीते हैं, वो टोटल 52% जो मुस्लिम वोटिंग है वो पूरी एक तरफा डली है। और जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, जो हाजी शकील जी द्वारा जो किया गया है वो बीजेपी का आदमी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे उठा के देख सकते हैं। बीजेपी के अलावा उसने किसी पार्टी से, किसी लोगों से बीजेपी के अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें हैं, अमित शाह जी के साथ तस्वीरें हैं, और आपके उप मुख्यमंत्री जी के साथ सब तस्वीरें हैं। बीजेपी के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं उन सबके साथ हाजी शकील जी का संबंध है। बाकी का मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, अब चाहे व्यक्ति कैसा भी हो समाज का, वो तो अपने समाज से जुड़ा रहेगा। वहाँ जो सभा चल रही थी वहाँ हाजी शकील जी मौजूद थे। जब भाई चंद्रशेखर जी गए तो उनको जो सिखाया गया हाजी शकील जी को, उन्होंने वही किया। बाकी का खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ से बाद में हाजी शकील जी को खुद मंच से उतारा, और मुस्लिम समाज ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दिया। आपने बाद में देखा भी होगा, पत्रकार बंधु मीडिया में जो वीडियो चली उसमें भाई ने वहाँ पे मंच से बोला भी, अगर जब मुस्लिम समाज उनका विरोध करते तो बाद में मंच देते ही क्यों? जब किसी का विरोध करते तो मंच दिया नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया, मुस्लिम समाज का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे भाई का, मुस्लिम समाज के लोगों का पसीना बहेगा वहाँ मैं खून बहाने का काम करूँगा, चाहे वो मेरा खून हो, चाहे मेरे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का हो। एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, सभी का खून, ये समझ लिए मुस्लिम समाज के लोगों के साथ है। हाजी शकील जैसे लोग तो न जाने कितने हैं, वो तो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू जो मुस्लिम भाई, जो बहुजन समाज की आन बान शान है, ये दलित मुस्लिम लोग मिलें। इनको अलग करने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो उसमें हाजी शकील ने अपना योगदान दे दिया। उसको कोई जानता नहीं था, आज सोशल मीडिया पर नाम चल रहा है। वो एक नंबर का बेकार का आदमी है, उसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करता है। आप क्या कहना चाहेंगे जंतर मंतर पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को की कार्यक्रम में जो विघन डाला? इसमें सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला कि मतलब इनको जो है बुलाया नहीं गया है। उसका एक नोटिस भी है हमारे पास, मैंने सोशल मीडिया पे भी दिखाया। और जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, उनके जो है व्यक्तिगत संबंध हैं, जो हाजी शकील हैं उनके व्यक्तिगत संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने क्या है केवल चंद्रशेखर भाई को नीचे दिखाने का कार्य किया, लेकिन जो और लोग वहाँ थे उन्होंने सम्मान पूर्वक जो है, अगर भाई के अगर लोग विरोधी होते तो वहाँ बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी ने जो है भाई को सम्मान के तौर पर जो है बाकायदा अब उसके काफिले तक पहुँचाया। और चंद्रशेखर भाई जो है पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कहीं भी जो है मुस्लिम समाज की भी कोई घटना घटित होती है, कहीं पे भी होती है, तो जो है भाई तुरंत पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा दावा तो मैं इसलिए करूंगा कि नगीना से सबसे ज़्यादा मुस्लिम 6.5 लाख मुस्लिम हैं, कम से कम वहाँ से 4 लाख मुसलमानों ने उनको वोट दिया। तो मैं नहीं कहता कि अगर एक व्यक्ति गलत है तो सारा मुस्लिम समाज गलत नहीं हो सकता। अगर मुस्लिम समाज भाई का विरोध करता तो आज ना तो भाई सांसद होते, ना वो संसद में दौड़ रहे होते। ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपनी राजनीति को चमकाने के कुछ लोग बीजेपी के खेमे में जाकर अपने नाम को बांटते हैं। समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, बस इनसे ये करवा लो कि इसने ये किया, इसने किया, लेकिन राजनीति के नाम पर और समाज के नाम पर एक काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से भी निकाल देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो हुआ, उन्होंने विरोध किया, लेकिन आप देखते होंगे वीडियो में, आपने देखा होगा कि उन्हें हटाया गया है, ना कि चंद्रशेखर भाई को। अगर चंद्रशेखर ऐसी कोई वाक्य होता तो चंद्रशेखर भाई को वहाँ से मन से उतारा जाता, नहीं, उन्हें पूरा सम्मान दिया गया भाई को। मुस्लिम समाज ने पूरी बात सुनी उनकी, और आगे आपने पूरा देखा कि किस तरीके से किस व्यक्ति को वहाँ से उतारा गया। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहें कि मुस्लिम समाज भाई के साथ नहीं है। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भाई के साथ है, पूरा बहुजन समाज भाई के साथ है। बस एक आवाज़ की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली में हमने पिछली बार भी दिखाया था 11 सितंबर को, और फिर दोबारा दिखाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज साथ नहीं है, तन मन धन से मुस्लिम समाज साथ है। सर, जिस प्रकार से जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो गरीबों की जो आवाज़ उठाती है, जैसे किसी के भी उत्पीड़न होता है तो वहाँ पहुँचती हैं। और हमारे जनपद आगरा में 2 समस्याएं बहुत बड़ी बढ़ती चली आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ चौराहे होते हैं जहाँ पर ठेल वाले जो अपने फल या अन्य तरीके के जो वस्तुएं बेचते हैं, जो
उनको अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है कि निर्धारित नहीं की गई है कि वहाँ पे जाके अपना सामान बेचें, जबकि ये हमारा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी स्थान दिया जाए उनको, जो वहाँ पर अपना व्यापार चला सकें छोटा मोटा। और वो लोग सड़कें घेर लेते हैं और फिर उनके साथ में उत्पीड़न करती है पुलिस या आसपास के लोग भी करते हैं। तो इस विषय पे क्या आपका रुख रहेगा कि जैसे जो चौराहे पे जो ठेलें लगी हुई हैं उनके लिए भी आप लोग कुछ सरकार या शासन प्रशासन के द्वारा कुछ जगह मुहैया करवाएंगे कि उनको भी एक स्थान मिला अलग, जहाँ पर जो अपने जो ठेले वेले लगा सकें, जो कि रोड पे उनको ठेले लगाने से पब्लिक को भी परेशानी होती है, पैदल चलने वाले लोगों को। तो इस प्रकार जैसे आप लोग और भी ज्ञापन देते हैं शासन प्रशासन को, उसी तरह से क्या इन लोगों को भी न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे अपने आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कि ये जो गरीब लोग हैं जो सड़कों पर लगाने उनको मजबूरी है, उनको जगह नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे चल के? देखिए, इस सरकार में पहले तो आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में सरकार ने कहा था कि गरीबी हटाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ लगातार गरीबों को हटाने का काम किया जा रहा है। ये तो आप ठेलों के कह रहे हैं, जो बेचारे झुग्गी में रहते हैं उनका कोई नहीं है, उनके लिए बहन जी की जो सरकार थी उन्होंने तब भी चलो थोड़ा बहुत काम किया। मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर फ्लैट बनवाए, वो फ्लैट मुहैया भी हुए, लेकिन जब से ये तानाशाही सरकार आई है इन्होंने सिर्फ गरीबों को हटाने का काम किया है। चाहे वो झुग्गियाँ हों, जो रोड पे ठेले लगते हैं वो सिर्फ गरीबों के लगते हैं, कोई पैसे वालों के लगते तो नहीं। लेकिन वहाँ से जो सामान लेते हैं वो पैसे वाले ही लोग लेते हैं, क्योंकि कारों से आए चौराहे पे रहते हैं। इनको वो भी हजम नहीं होता कि गरीब लोग 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहा है, कि चलो उसको कमाने दो। आप देखते होंगे कि वहाँ पे भी पुलिस वाले आते हैं, 2 डंडे घुमाते हैं, चौराहे पे से हटा दिया जाता है, झुग्गियाँ हटा दी गई, चौराहे पे से ठेले हटा दी गई। इसके लिए काफ़ी बार हमारे पास मुद्दे भी आए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूरा जो भारत है उसमें 23 राज्यों में हमारे भीम आर्मी संगठन और पार्टी चल रही है, तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं, 1-2 मुद्दे नहीं हैं। लेकिन ये मुद्दे तभी हल होंगे तब ये बहुजन समाज हमें सत्ता में काबिल करेगा, सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में पहुंचाएगा, भाई को मुख्यमंत्री पहुंचाएगा, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि देखो, हम लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, उनके साथ हैं। मुद्दे 1-2 नहीं हैं, मुद्दे हज़ारों, और सारे मुद्दे बहुजन समाज के लिए हैं। क्योंकि ये हमारा समाज, ये समझ लीजिए कि इस तरीके का समाज है, कमज़ोर समाज के साथ साथ कम पढ़ा लिखा समाज है, तो जिसका फ़ायदा ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो ये तानाशाही सरकार है, वो फ़ायदा उठाती है। ठेलों के साथ साथ जो चौराहे पे ऑटो चलते हैं वो भी गरीब समाज के लोगों के चलते हैं, उन ऑटो वालों को भी वहाँ से भगाया जाता है। जबकि एक बात बताओ, जब ऑटो चलाने की परमिट दे रही है सरकार, 1 नंबर में लाइसेंस है, परमिट है, सब कुछ है, तो वो ऑटो का चांद पे चलाएगा किसी की? वो रोड पे ही चलाएगा। जब रोड पे चलाएगा तो चौराहे से गुजरेगा भी, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन लोगों को परेशान किया जाता है ठेकेदारों द्वारा, पुलिस वालों द्वारा। आपके माध्यम से मैं इस बात को कहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी मिलकर एक ज्ञापन देंगे कलेक्टेड के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरे बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क हो जाइए। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को फुल बहुमत से जिताने का काम करें। भाई की सरकार होगी तभी कुछ हो पाएगा। मुद्दे उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हम आपकी ताकत बन रहे हैं तो आपको भी हमारी ताकत बननी पड़ेगी वोट के माध्यम से। आप भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में जब मुख्यमंत्री बना देंगे तो आपको ठेले लगाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा ग्राउंड दे दिया जाएगा जहाँ पे कोई उत्पीड़न नहीं करेगा, आने वाले समय में कोई अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन होगा तभी तब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विक्टोरिया इंटर कॉलेज जो घटिया पर है, वहाँ पर जो स्कूल की जगह है, जो ग्राउंड है, उसमें पार्किंग बना दी गई है, लेकिन पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जब हमने आसपास की जनता से भी जानकारी ली तो वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को कि वहाँ पर बच्चे, आसपास के लोग गरीब ही हैं, वो गरीब पढ़ सकें। तो जिस प्रकार से जो विक्टोरिया इंटर कॉलेज को अधिग्रहण किया जा रहा है, जैसे गैरकानूनी दौर से ही वो वहाँ पर पार्किंग की जा रही है, तो इस पर आप और आपकी पार्टी क्या आगे चलकर क्या कार्रवाई करवाना चाहेगी? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बात आगरा की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश व भारत की है। कि पहले जो है आपने देखा होगा कि काफ़ी स्कूल खुलते थे, हर क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल होते थे, सभी बच्चे पढ़ते थे।
लेकिन अब जो सरकार जो आई है 2014 से, तो आप देख रहे होंगे कि इसका काम जो है स्कूलों को बंद करती जा रही है। जैसे आपने बताया क्वीन विक्टोरिया पार्किंग होती है, मैं भी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये चाहते हैं, ये स्कूलों को इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, जो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो पढ़ने जाते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस कम होती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से जितने स्कूल कॉलेज इंटर कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, पार्किंग का स्थल बनाया जा रहा है, व्यापारी लोग इस पर जो है पूरा अपना अधिकार जमा रहे हैं, इस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख भी रहेंगे कि स्कूल ही बंद होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब से 2014 की सरकार आई है, उसने कोई प्राथमिक स्कूल खोलने का कोई कार्य नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे जो गरीब मजदूर बच्चे हैं वो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। आप देख रहे होंगे उनकी फ़ीस ही इतनी है, कहीं 4,000 फीस है। ये बताइए, वो चाहते ही नहीं है कि जो हमारे जो गरीब परिवार है वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो अगर हमारी शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या है, केवल ढेलों में रह जाएंगे, काम धंधों में रह जाएंगे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है। मैं सरकार से जो है आपके चैनल के माध्यम से, रेंजर टीवी इंडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो है स्कूलों की स्थापना करवाएं, और मैं तो चाहता हूँ हर क्षेत्र में, हर बस्तियों में स्कूल हों, जिससे जो हमारे गरीब परिवार जो बच्चे हैं जो है वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार मिले, क्योंकि बहुत सी बेटियां दूर स्कूल पढ़ने नहीं जाती हैं। क्योंकि आज जो घटना घटित हो रही हैं, आप देख रहे होंगे इन माध्यमों से, हमारे परिवार के लोग जो है वो बेटियों को घर पर बैठा रहे हैं, वो भी क्या करें। तो मैं चाहता हूं कि हर बस्तियों में जो है स्कूल हों, जिससे जो हमारे समाज के लोग आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। सर, जिस प्रकार से जो वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, क्या आप लोग और आपकी पार्टी आगे चल के क्या इस पर कुछ कार्रवाई करवाना चाहेगी शासन प्रशासन से? हाँ। कि वहाँ से वो पार्किंग हटे और वहाँ पे जैसे कि एक तरह से गार्डन बने और वहाँ के आसपास के बच्चे जो पढ़ सकें वहाँ पे, तो वो जो जैसे कि शिक्षा का स्थल है, वो तो वो शिक्षा के लिए प्रयोग में आए। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही आपने। जो है जैसे आपने बताया कि पार्किंग स्थल है, तो पहले तो यहाँ पे भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी की टीम पहले मुआयना करेगी कि क्या मुआयना है, क्या भाई क्यों यहाँ पे जो पार्किंग स्थल बनाया गया है, कौन वहाँ के प्रिंसिपल हैं, भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो है ज्ञापन रहेगा डीएम पर, फिर उस पर उनके द्वारा जो आदेशित करवाएंगे। जो है सर, जिस प्रकार से जो जनपद आगरा में जो गरीबों की जो बस्तियाँ हैं, उनको व्यापारी लोग खरीदते जा रहे हैं, और जबकि हमारे संविधान और कानून का नियम है कि जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मॉल नहीं बनाया जाएगा। तो जैसे कि काजीपाड़ा है या छिपडोला है और सुल्तानगंज पुलिया है, जहाँ पर जो आवासीय क्षेत्र के जो गरीब परिवार के लोग रह रहे थे, उनका किसी न किसी बहाने से जैसे कहते हैं साम दाम दंड भेद के जरिए उनकी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से गरीबों की जो ज़मीनें हैं वो केवल आवास के लिए तो खरीदी जा सकती हैं, रहने के लिए, लेकिन मॉल नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए आप और आपकी पार्टी क्या करेगी? देखो, जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सुपड़ा साफ, यानी कि गरीबों का सुपड़ा साफ करना चाह रहे हैं। पूरे भारत में आप देखेंगे कहीं ना कहीं गरीबों की बस्तियों को, जैसे बिल्डोजर, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ पर बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया। तो ये सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को उठाने का काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है, अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, बाई चांस अभी लंबा समय है, 2027 तक ही आपकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी? तो देखो, हम डीएम साहब के पास जाकर उनको ज्ञापन देंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम अनशन करेंगे, धरना देंगे। लेकिन जब तक आज़ाद समाज पार्टी जिंदा है, तब तक किसी भी गरीब के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण जैसी, अत्याचार जैसी, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। क्योंकि भाई का कहना है कि जहाँ भी शोषण और अत्याचार जैसी घटनाएं आती है तो हमारी टीम और हम और हमारे स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पहुँचते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं, और हमारी टीम भी उसी काम को कर रही है। मेरा नाम अनिकेत निगम है, मैं युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और मैं आज़ाद समाज पार्टी को दिल से चाहता हूँ। सर, मेरा नाम है हनीफ खान। मैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ कि जैसा उनका करने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। वो किसी भी, यानी कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, उनके अंदर, उनके दिल में कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए एक बराबर करते हैं वो। मैं इसी कारण उनकी इसी सहमति से, मतलब
उस पार्टी में जुड़ा हूँ मैं, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।